हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में कहते हैं कि एक दुनिया और रहती है जिसे हम कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारा जो डेटा है वह काफी असुरक्षित रहता है हमेशा ही। और हमेशा यह सुनने को मिलता है कि डेटा लीक हो गया, डेटा की चोरी हो गई, किसी ने हमसे जानकारी लिए बिना हमारा डेटा ले लिया, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह नहीं भी किया जा रहा है तो संभावना है कि उस डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह बात सरकार की नजर में आई और सरकार ने तय किया, सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हम डेटा की सुरक्षा कर सकें। तो भारत सरकार किन लोगों के डेटा की सुरक्षा करने का प्रयास करेगी? भारतीयों की डेटा की सुरक्षा करने का प्रयास करेगी। तो इसी क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट ने एक कानून के लिए एक बिल को मंजूरी दी है और वह बिल को मंजूरी देने के बाद अब प्रक्रिया उसको बिल से एक्ट बनाने की ओर रहेगी। तो उसके पहले क्या क्या होगा वह तो एक अलग बात है, और आगे चल के क्या होता है, वह कानून बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन इस बिल में जो कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिसे, उसमें क्या क्या बातें हैं और क्यों यह महत्वपूर्ण है, इसको हम आज विस्तार से समझेंगे आज के हमारे इस खबर में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि खबर क्या है। डेटा प्रोटेक्शन बिल अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, कंटेंट एंड कंसर्न, मतलब कि उस बिल में क्या क्या है और क्या क्या चिंताएं उस बिल से जुड़ी हुई हैं कि यह शायद कानून का रूप ले पाए या ना ले पाए करके। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से। पहला बिंदु होगा कि आखिर यह अभी चर्चा में क्यों है। दूसरी बात कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आखिर डेटा की सुरक्षा के लिए है जो बिल आया है यह अचानक से ही आ गया है, इसके पीछे कोई खास वजह है। उसके बाद हम देखेंगे क्यों यह बिल इतना महत्वपूर्ण है और उसके बाद किस तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण। उसके बाद हम देखेंगे विधेयक को लेकर क्या क्या चिंताएं हैं, क्या क्या चिंता व्यक्त की जा रही है कि यह कानून का रूप ले पाएगा नहीं ले पाएगा इस क्रम में। और उसके बाद हम देखेंगे अन्य देशों की स्थिति क्या है, कुछ अन्य मॉडल भी होंगे डेटा को सुरक्षित करने के लिए, उन मॉडलों पर भी चर्चा करेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी इस टॉपिक पर पकड़ को करेगा और मजबूत। तो देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2022 का, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है हाल ही में। अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है तो कैबिनेट की मंजूरी से तो कानून यह बनेगा नहीं। अभी यह संसद में पेश किया जाएगा, लोकसभा में फिर राज्यसभा में, दोनों जगह जब अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर फिर राष्ट्रपति भी इस पे अप्रूवल देंगे, तब जाकर यह बिल कानून का रूप लेगा। तो इसके पहले चूंकि यह अभी यह मंजूरी मिली है कैबिनेट के द्वारा, तो क्यों मिली है? क्योंकि मानसून सत्र जो अभी 20 जुलाई से शुरू होने वाला है, इसमें यह बिल पेश किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि यह कानून का रूप ले ले। तो इसी क्रम में अब हम समझते हैं कि करके कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। यह जो बिल आया है, दरअसल यह जो बिल आया है इसकी शुरुआत 2018 में ही देखने को मिलती है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BN श्री कृष्णा के नेतृत्व में एक स्पेशल कमेटी बनती है। उस कमेटी ने बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का काम किया और वह जो बिल का ड्राफ्ट है 2019 में संसद में पेश किया गया, लेकिन अभी पिछले वर्ष ही उसको जो सरकार है उसने वापस ले लिया और यह तय किया कि हम बिल में कुछ और बदलाव करेंगे और दोबारा से बिल लेकर आएंगे कानून बनाने के लिए। उसके बाद यही चीज होती है कि नया जो बिल है उसको कैबिनेट ने मंजूरी अब दे दी है और अब वह पेश किया जाएगा संसद में। तो क्यों है यह महत्वपूर्ण, यह बिल क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को हम समझ लेते हैं। हम इसको इस तरह समझ पाएंगे कि जो हमारे भारतीय यूजर हैं, यानी कि मैं और आप और हमारे जैसे जितने भी भारतीय हैं जो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं से अपना अकाउंट बनाए हुए हैं, जिनकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तरीके से मौजूद है, तो सरकार भारतीय यूजर के उस डेटा को प्रोटेक्ट कर पाएगी। बहुत सारी जानकारी है, आपका डेट ऑफ बर्थ ही क्यों ना हो, आपके डेट ऑफ बर्थ के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो कि बहुत गोपनीय होनी चाहिए, हर किसी को पता होना जरूरी नहीं है। उससे दुनिया में कुछ बदलाव नहीं आएगा लेकिन आपकी जिंदगी में आ सकता है। सरकार एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड लेकर आने का प्रयास करेगी। एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा जो तय करेगा कि कहां पर किसके द्वारा गड़बड़ी हुई है और उसमें क्या समझौता हो सकता है या तो क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, जो भी वह देखेगी वह करेगी। बोर्ड प्राइवेसी संबंधी मुद्दों एवं दोनों पार्टियों के बीच के मतभेदों को हल करने पर काम करेगा। दो पार्टी कौन? एक पार्टी वह होगी जो पीड़ित होगी और एक जिस पर यह आरोप लगा होगा कि इसके द्वारा पीड़ा पहुंची है। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार के पास बोर्ड में किसी एक को शामिल करने और चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त करने का अधिकार होगा।
अब देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार को इस बिल में कहा गया है कि एक अधिकार होगा कि वह चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त कर सकता है इस बोर्ड में, किसी को शामिल करना हो तो वह कर सकता है। यही विवाद का विषय बन रहा है कि सरकार के पास इस बोर्ड में नियंत्रण करने का एक रास्ता दिखाई देता है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर किसी प्लेटफॉर्म ने इस कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाना होगा। यह जब कानून का रूप ले लेगा और इस कानून में जो जो बातें लिखी हैं, कोई इस बात को नहीं मानता है, कोई सोशल मीडिया कंपनी नहीं मानती है, तो क्या होगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है या जिसे संभावना है या जिसे डर है कि उसके साथ कुछ समस्या हो सकती है, तो इसी के पास जाएगा शिकायत करने के लिए, और उसके बाद इस जो भी शिकायत होगी उस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार इस बोर्ड के पास होगा। और जैसे मैंने आपसे बताया कि वह जुर्माना भी लगा सकता है और जुर्माने की राशि भी वह तय कर सकता है। जैसे सुनने में आया कि 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं किस तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण। आखिर यह जब कानून का रूप ले लेगा तो संरक्षण किस तरह से मिलेगा, एक एक करके समझते हैं। देश के पर्सनल डेटा का संग्रह और उपयोग लीगल मीडियम से होना चाहिए। यह कानून तय करेगा कि कोई भी डेटा जो संग्रहित किया गया है और उसका उपयोग किया जा रहा है वह लीगल माध्यम से होना चाहिए, मतलब वह लीगल हो, लीगल तरीके से वह संग्रहित ना हो, ना तो उसका उपयोग। उसके बाद डेटा के मिसयूज को कंट्रोल करते हुए उसके प्रोटेक्शन को लेकर पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कोई भी डेटा, जैसे किसी सोशल मीडिया कंपनी के पास कोई डेटा है किसी व्यक्ति का, आपका ही डेटा है मान लीजिए या मेरा डेटा है, तो उस डेटा को उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके जिस काम के लिए वह डेटा लिया गया है। जैसे आपकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अगर लिया गया है तो बस इतना ही, इससे ज्यादा उस डेटा का उपयोग वह कंपनी नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान रखा जाएगा और इस बात की पारदर्शिता भी रखी जाएगी। यह बात आपको भी पता होगी। डेटा का मिनिमाइजेशन ही इसी को हम बोलते हैं कि जिस उपयोग के लिए जितना रिलेवेंट है उस डेटा का उपयोग जरूरी उतना ही किया जाए, उससे ज्यादा ना किया जाए। आगे की बात आती है किस तरह मिलेगा कानूनी संरक्षण में कुछ और बातें, जैसे कि डेटा के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करने वाली इकाइयों की जवाबदेही तय की जाएगी। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास आपका गोपनीय डेटा है, जैसे फेसबुक के पास आपका डेटा है। अब फेसबुक की यह जिम्मेदारी होगी कि आपका डेटा जो उसके पास है उसके माध्यम से कोई और ना ले जाए, उससे कोई वहां से डेटा आपका ना उठा ले जाए, गायब कर दे। गायब तो क्या ही करेगा, डेटा तो कॉपी होता है, गायब क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, डेटा ब्रीच होने की सूरत में संबंधित इकाइयों को इसकी जानकारी सुरक्षा बोर्डों को निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से दिया जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए फेसबुक का डेटा है और किस डेटा ब्रीच हो गया मतलब किसी ने अवैध तरीके से वह डेटा प्राप्त करने का प्रयास किया और पा भी लिया, तो इसे हम डेटा ब्रीच कहेंगे। फेसबुक को यह बात पता चली तो फेसबुक को यह बात बतानी पड़ेगी डेटा ब्रीच हुआ है। यह बात को छुपाने का काम नहीं किया जा सकता है। आपका डेटा किसी के पास था और उससे किसी ने डेटा प्राप्त कर लिया, तो जिसके पास डेटा था उसे यह जानकारी आगे तक देनी होगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, जिससे आवश्यक कदम उठाए जा सकें। आगे देखिए, डेटा को किसी भी सूरत में शेयर करने, बदलने देने या नष्ट करने पर इसके लिए जिम्मेदार कानूनों पर 250 करोड़ रुपए के कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे मैंने आपसे कहा था, डेटा को नुकसान पहुंचता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है तो यह बोर्ड तय करेगा कि कितना जुर्माना लगाना है, और 250 करोड़ तक का जुर्माना आराम से वह लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। अब आगे देखिए, भारतीयों के जो पर्सनल डेटा है उसे पाकिस्तान समेत किसी भी आतंकी देश के साथ साझा न करने की बात कही गई है। मतलब कि एक सूची बनाई जाएगी, एक लिस्ट बनाई जाएगी ब्लैक लिस्ट टाइप में, कि जिसमें जो जो रहेगा उसके साथ डेटा शेयर ना हो, वहां की किसी कंपनी के साथ डेटा शेयर ना हो, इस बात को तय किया जाएगा, सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। और जो हमारा डेटा है वो हमारे देश में ही स्टोरेज उसका हो सके, इस बात का भी प्रयास अब किया जाएगा इस कानून के माध्यम से। उसके बाद देखें तो बिना मर्जी के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, उसमें पूछा जाता है कि आपसे हम आपके फोन से ये जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए बिना आपकी सहमति से ही वह डेटा, वह सूचना प्राप्त कर ले, आपसे सहमति न ले, तो यह गलत है। तो यही बात तय की जाएगी कि आपकी ही मर्जी होगी, आप अप्रूवल देंगे, हाँ मैं अप्रूव करता हूं, ये डेटा आप ले सकते हैं, लेकिन इसी काम के लिए आप लेंगे, आप भी अपनी तरफ से सुनिश्चित करिए, मैं भी अपनी तरफ से सुनिश्चित करता हूं या करती हूं। उसके बाद कुछ और चीजें हैं जो नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि बायोमेट्रिक डेटा, आंख की पुतली या अंगूठे के निशान को बिना यूजर जानकारी के बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। ये बहुत सेंसिटिव जानकारी है। बाकी जानकारियों में विशेष रूप से
बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए डिस्क्राइब किया गया है कि ये जानकारी तो बिना जानकारी के आप ले नहीं सकते हैं। उसके बाद बच्चों का जो डेटा है वह उनके माता पिता के अप्रूवल के बिना आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं और उसका स्टोर नहीं कर सकते, ना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं विधेयक को लेकर क्या है चिंता। एक चिंता तो मैंने आपको जैसे बताई कि सरकार की दखलंदाजी हमें दिखाई देती है इस बिल में। वही बात कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए यहां पर व्यापक छूट भी दिखाई देती है कि वो इस मामले में, मतलब जो यह कानून है जिस प्रकार से डेटा प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है, उस मामले में सरकार और उसकी इकाइयों को छूट है, उस पर उतना दबाव नहीं है डेटा के इस्तेमाल पर, डेटा प्राप्त करने के मामले में। दूसरी तरफ देखें तो डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में जो हमने कहा था कि केंद्र सरकार का नियंत्रण है, हम चीफ की बात करें या अन्य सदस्यों की बात करें, आगे चलकर जब यह बनेगा बोर्ड किस तरह से होगा, लेकिन यह बात समझ में आती है कि सरकार का इसमें सीधे सीधा उसमें हाथ रहेगा। तो इस बात पर काफी सवाल खड़े किए जाते हैं कि अगर सरकार की ही इकाइयां डेटा प्राप्त कर सकेंगी, उनके लिए कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, सरकार का हस्तक्षेप इस बोर्ड पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता जो है वो प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की बात जो हमने कही थी, और नियुक्ति के साथ साथ जो सेवा शर्तें हैं वहां पर भी यही बात है कि मतलब कोई व्यक्ति अगर उसकी सेवा शर्तें जो सरकार डिसाइड कर रही है वह कहीं ना कहीं पारदर्शिता में फिर कमी देखने को मिल सकती है। डेटा प्राप्त करना सरकार की इकाइयों के लिए आसान दिखाई देता है, ऐसा आशंका जताई जाती है। लेकिन जब बोर्ड बनेगा, जो नियम कायदे बनेंगे, उस नियम के हिसाब से चीजें चलेंगी, तो यह आगे की बात है, सिर्फ फिलहाल के लिए आशंका ही जताई जाती है। उसके अलावा जो सरकारी अधिकारी हैं उनके डेटा को भी संरक्षित करने का प्रयास इस कानून के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आरटीआई लगाया, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार के तहत कोई कुछ जानना चाहता है और उस सूचना को ना दिया जाए यह कह के कि यह किसी का पर्सनल डेटा है और उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जबकि वह जानना जरूरी था। लेकिन यह एक जो है रोड़ा लगाया जा सकता है कि यह जो है पर्सनल डेटा है, इसे हम नहीं देंगे, इस अधिकारी का यह पर्सनल डेटा है, जबकि वह आरटीआई जरूरी था, उस आरटीआई को प्राप्त करना भी, उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना भी जरूरी था, वह शायद लोकहित में होता अगर यह जानकारी मिल जाती तो। लेकिन फिर भी अभी यह आरोप लगाए जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा और बेहतर इस पे कुछ बदलाव किए जाएं, कुछ नियम लाए जाएं तो स्थिति बेहतर सामने आ सके। दुनिया भर में देखिए क्या क्या नियम है, दुनिया भर में बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी बात हमें जानकारी पहले मिलती है कि कई देश हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड की बात करें तो 194 में 137 देशों ने डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए कानून बनाया है। कुछ मॉडल ऐसे हैं कुछ देशों के जो बहुत ही फेमस हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ईयू मॉडल जो है वह अपने आप में बेंचमार्क की तरह है। बहुत सारे दुनिया भर के देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना खाका इसी ईयू मॉडल के हिसाब से तैयार किया है। भारत हो या बहुत सारे देशों, वो कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें खास बात यह है कि 2018 में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन पेश किया गया था और इसमें एक गाइडलाइन स्थापित की गई थी ईयू के द्वारा, जिसमें यह बात कही गई थी कि हेल्थ केयर जो इंफॉर्मेशन है वह भी शामिल होगी, उसे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इसमें यह बात कही गई जिसे हम जीडीपीआर कहते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, हर यूजर को अपने डेटा पर कंट्रोल करने देता है। मतलब कोई भी यूजर है वह अपना डेटा कंट्रोल कर सकता है कि उसका डेटा कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ये ईयू मॉडल कहते हैं इसको। इसके बाद डेटा ब्रीच होने पर कंपनियों पर पेनाल्टी लगाने का अधिकार भी पहली बार यहीं पर देखने को मिलता है ईयू मॉडल में। उसके बाद ईयू यानी कि यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में जर्मनी में फेडरल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है और फ्रांस में डिजिटल रिपब्लिक एक्ट है। यह जो है इसी ईयू मॉडल के जितने भी हमने देखे गाइडलाइंस थे उसको आगे बढ़ाने का कार्य अपने अपने देशों में करता है। अब अमेरिका मॉडल भी है, चीन मॉडल भी है। अमेरिकी मॉडल में क्या होता है, यहां पर कुछ इसकी आलोचना इस तरह से की जाती है कि जो व्यक्तिगत जानकारी का संग्रह है यह तब तक कोई कर सकता है जब तक कि उस संग्रह की जानकारी व्यक्ति को बताई जा रही है। मतलब किसी के डेटा का संग्रह अगर कोई कर रहा है और उसको बता दे कि आपके डेटा का संग्रह हम कर रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है इस अमेरिकी मॉडल के तहत। फिर चीन का मॉडल आता है। चीन का मॉडल को भी ज्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन इसमें भी मुख्य बात यही कही गई है कि जो चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण है वह करने का प्रयास किया जाएगा।
तो फिलहाल इसके बारे में विस्तार से आगे फिर चर्चा करेंगे। जब यह कानून बन जाएगा तो हम देखेंगे किस प्रकार से चीन मॉडल, अमेरिका मॉडल, ईयू मॉडल और फिर भारत मॉडल किस तरह से कितना अलग अलग है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं एक अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीयों के डेटा की सुरक्षा के लिए सरकार डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई है। फिर है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत 1000 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। फिर है इस बिल के तहत बच्चों के डेटा को बिना माता पिता के इजाजत के नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। और डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। और चलते चलते एक बड़ी खास खबर है। खबर यह है कि दृष्टि आईएएस दिल्ली में जो सेंटर है उसका, तो हिंदी माध्यम की क्लासेस अभी तक सिर्फ मुखर्जी नगर सेंटर में हो रही थी, लेकिन अब हिंदी माध्यम की क्लासेस करोल बाग में भी होंगी। और करोल बाग में 23 जुलाई को इसके एडमिशन की शुरुआत हो रही है। और यहां पर विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास है 23 जुलाई को। और क्लासेस का समय जो रहेगा रोज का सुबह 8 बजे का रहेगा। तो जो भी करोल बाग में क्लास करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी माध्यम दिल्ली में अब दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा, दृष्टि आईएएस का मुखर्जी नगर में भी और करोल बाग में भी। इसी के साथ अब आपसे विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।